हेलो एस्पिरेंट्स। अगर आप लोग JOIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कितनी वेटेज है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी पर्टिकुलरली फार्मूलाज़ की कितनी अहमियत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए टोटल 127 फार्मूलाज़ लेके आया हूँ जिनको कि मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है और जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है। और मैं ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये 127 फार्मूलाज़ पढ़ लेते हैं तो JOIT एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैंने फाइनेंशियल फार्मूलाज़ को छोड़ के बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ हैं वो सारे कवर किए हैं। और फाइनेंशियल फार्मूलाज़ कवर करने के पीछे एक रीज़न है कि ये कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो ये आप लोगों के काम के नहीं है। तो इन 127 फार्मूलाज़ में मैंने टेक्स्ट फार्मूलाज़ भी कवर किए हैं, न्यूमेरिकल फार्मूलाज़ भी कवर किए हैं, डेट एंड टाइम फार्मूलाज़ भी कवर किए हैं, लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज़ भी कवर किए हैं और इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज़ भी कवर किए हैं जो कि JOIT एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप 817 की बात कर लो, 903 की बात कर लो, 939 की बात कर लो, सभी एग्ज़ाम्स में मैंने यही फार्मूलाज़ कवर किए हैं और किसी भी एग्ज़ाम में इन फार्मूला से बाहर कुछ भी नहीं आया। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोज़ लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज़ की जब भी बात होती है तो एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज़ हैं वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैल्यूज़ कौन सी एक्सेप्टेबल होती हैं, कॉन्स्टेंट्स एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप इक्वल टू 5+7 करते हैं तो ये भी वैलिड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ऑपरेटर्स यहाँ पे वैलिड है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, इसके अलावा एम्परसेंट हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स हैं और ये सभी वैलिड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला में। इसके अलावा सेल रेफरेंस भी वैलिड होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फॉर एग्जांपल किसी फार्मूला में आप कांस्टेंट्स एंटर ना करके उस सेल का रेफरेंस एंटर करते हैं जहाँ पे वो कांस्टेंट आपने स्टोर कर रखे हैं तो वो भी एक वैलिड फार्मूला माना जाएगा। किसी फार्मूला में आप एक सेल रेंज भी दे सकते हैं और आपको पता है सेल रेंज कैसे डिफाइन की जाती है, बीच में कॉलन साइन लगा के। इसके अलावा आप चाहें तो सेल रेफरेंस और कांस्टेंट साथ में भी दे सकते हैं। टेक्स्ट स्ट्रिंग भी वैलिड होती है किसी फार्मूला में। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एक टेक्स्ट स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो आपको उसे कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ता है। और जब आप किसी फार्मूला में कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो वो फार्मूला सपोर्टिव भी होना चाहिए उस टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी मैथमेटिकल फार्मूला में आप जो है टेक्स्ट स्ट्रिंग एंटर कर दें तब आपको वो फार्मूला वहाँ पे एरर दे देगा। एरर भी अलग अलग टाइप के होते हैं और इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो एरर्स को मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा। आज हम फार्मूलाज ही कवर करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फार्मूला एंटर कैसे करते हैं। सबसे पहला और सिंपल तरीका, किसी भी सेल में डबल क्लिक कीजिए और वहाँ पे फार्मूला एंटर करना स्टार्ट कर दीजिए इक्वल टू साइन लगा के। दूसरा, आप कोई भी सेल को सेलेक्ट करके फार्मूला बार में फार्मूला एंटर कर सकते हैं। माउस का यूज़ करके भी आप फार्मूला एंटर कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू साइन लगाया और फिर उसके बाद माउस के साथ A1 सेल सेलेक्ट कर दी, फिर प्लस लगाने के बाद B1 सेल सेलेक्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। और बाकी इसके अलावा आप एरो कीज़ का यूज़ करके भी फार्मूला एंटर कर सकते हैं। इसमें भी अप्रोच सेम ही रहती है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आप एरो कीज़ के साथ नेविगेट करते हैं और वो सेल सेलेक्ट कर देते हैं जिसे आप फार्मूला में यूज़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्लस साइन लगा के दूसरी सेल सेलेक्ट कर दीजिए। तो इन चारों तरीक़ों से आप फार्मूला एंटर कर सकते हैं एक्सेल में। बाकी रही बात फार्मूला एडिट करने की, तो फार्मूला एडिट कैसे किया जाता है। डायरेक्टली फार्मूला बार में जाके एडिट कर सकते हैं आप, सेल में डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप F2 की प्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, इन सभी के यूजेस आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। एम्परसेंट देखिए किस लिए यूज़ किया जाता है, दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए। कैरेट यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंशियल के लिए। एक्सपोनेंशियल मतलब किसी नंबर की वैल्यू जो आप रेज करते हैं इस तरीके से, इसको एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। इक्वल टू यूज़ किया जाता है दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ग्रेटर देन आपको पता है कि इसलिए यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं। सेम इसी तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन सभी के यूजेस आपको पता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए कोई भी साइन नहीं होता है। तो नॉट इक्वल टू के लिए हम यूज़ करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल साथ में। इसके बाद देखिए फटाफट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है कौन से ऑपरेशन आप पहले लगाएंगे और कौन से ऑपरेशन आप बाद में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद रेंज जो दे रखी है उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसके बाद इंटरसेक्शंस इवैल्यूएट करते हैं, देन यूनियन। तो इंटरसेक्शन आप याद रखेंगे स्पेसिस से रिप्रेजेंट की जाती है और यूनियन जो है कॉमा से रिप्रेजेंट की जाती है। फिर उसके बाद आप नेगेशन परफॉर्म करते हैं। नेगेशन का मतलब है कोई भी नंबर या वैल्यू आपने नेगेटिव बनानी है। फॉर एग्जांपल -15 कर दिया आपने, या फिर A1 प्लस B1 दे रखा है आपको और इसको आपने बाहर नेगेट कर दिया यानी कि माइनस का साइन लगा दिया। फिर नेगेशन के बाद आप परसेंटेज सॉल्व करेंगे,
फिर एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है वो इक्वल प्रेसिडेंस के होते हैं। तो इन दोनों को आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और जब ये दोनों ऑपरेटर जो है साथ में आते हैं किसी फॉर्मूला में, तब आप इनको लेफ़्ट टू राइट जैसे ये दे रखे हैं वैसे ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इक्वल प्रेसिडेंस के होते हैं, तो इनको भी आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट ऑपरेटर्स इवेल्यूएट करते हैं और लास्ट में आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब देखिए ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको हमेशा क्यों ध्यान में रखना है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, माइनस का साइन लगा के 10 रेज़ टू द पावर 2 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 100। अब अगर यही चीज़ मैं ब्रैकेट लगा के करूँ तब क्या इफेक्ट आता है, देखिए माइनस ब्रैकेट 10 रेज़ टू द पावर 2। अब 10 रेज़ टू द पावर 2 को अगर मैं ब्रैकेट में रखता हूँ और माइनस का साइन बाहर लगाता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, तब मेरे पास कितना रिजल्ट आ रहा है, -100। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली -10 रेज़ टू द पावर 2 कर दिया था और यहाँ पे मैंने 10 रेज़ टू द पावर 2 तो किया है, बट माइनस का साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर रखा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा चेंज करने पे रिजल्ट पे कितना इफेक्ट आ रहा है। अब आइए ये चीज़ समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। अगर मैं माइनस का साइन लगाता हूँ 10 के साथ और फिर इसकी पावर जो है 2 रेज़ करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। और माइनस माइनस आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आता है, 100। अब अगर सेम चीज़ मैं करता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 2, बट माइनस का साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और माइनस का साइन जो है वो बाहर ही रहेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -100। तो यही एक रीज़न है आपको इन ऑपरेटर्स का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ और भी बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं हमेशा यही अप्रोच लेके चलता हूँ कि सबसे पहले बेसिक्स पे जोर दीजिए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो अपने आप ईजी हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेस्टेड पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप फोकस करते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट पे। इनर मोस्ट ब्रैकेट यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली। तो सबसे पहले आप A1 और B1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में C1 और D1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर इसमें E1 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई होप ये सभी चीज़ें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखी हैं, तो इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, रो एब्सोल्यूट क्या होती है, कॉलम एब्सोल्यूट क्या होती है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिछले लेक्चर में बता दिया, तो आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। बाकी एक्सटर्नल सेल रेफरेंस क्या चीज़ होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए एक्सटर्नल सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी दूसरी वर्कबुक से किसी सेल को या फिर सेल रेंज को रेफ़र करते हैं, तो वो वर्कबुक जो है या तो ओपन हो सकती है या फिर क्लोज्ड हो सकती है। तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल वर्कबुक ओपन रखी है तब आप किस तरीके से रेफ़र करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू का साइन, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपको देना पड़ेगा वर्कबुक का नाम और शीट का नाम। और याद रखेंगे वर्कबुक का नाम जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आएगा, फिर उसके बाद आप देंगे शीट का नाम और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद आप सेल रेफरेंस देने से पहले एक एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर लगाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ये वर्कबुक का नाम sales.xlsx और साथ में शीट 1 आ गया, ये शीट का नाम। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के $F$9। तो ये $F$9 का मतलब क्या है, ये एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। इसके अलावा किसी एक्सटर्नल वर्कबुक से आप किसी सेल को अगर रेफ़र कर रहे हैं और वो वर्कबुक क्लोज्ड है, तब आपको सबसे पहले उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा, फिर वर्कबुक का नाम और फिर उसके बाद शीट का नाम, और ये सभी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएंगी। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन और सेल रेफरेंस जैसे $B $8। और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, फाइल का पाथ दे रखा है, सी ड्राइव में यूज़र्स में जाके HP में डॉक्यूमेंट्स में वो फाइल पड़ी हुई है, फिर बैकस्लैश लगा के उस फाइल का नाम sales.xlsx और फिर उसके बाद शीट नंबर, देन एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के सेल रेफरेंस। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट देखिए इंसर्ट फंक्शन क्या चीज़ होती है। यहाँ पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो आप देख सकते हैं, और इसके लिए एक शॉर्टकट भी रहता है Shift+F3। डायरेक्टली यहाँ से आप इंसर्ट फंक्शन ओपन कर सकते हैं, और इंसर्ट फंक्शन पे जाके आप जो भी फॉर्मूला ओपन करते हैं उसके बारे में आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिलती है कि ये फंक्शन कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेता है और आउटपुट में आपको क्या क्या देने वाला है। तो देखिए फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस है, फंक्शन अलग चीज़ है, फॉर्मूला अलग चीज़ है। अ फंक्शन डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि एक फंक्शन जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। इनपुट कौन सी, कुछ कांस्टेंट आप इनपुट में दे सकते हैं, सेल रेफरेंस आप इनपुट में दे सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे सम एक फंक्शन है, एवरेज एक फंक्शन है। अगर मैं 2 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 4 और 5, इन दोनों नंबर्स पे अगर मैं सम फंक्शन लगाऊंगा
तो आउटपुट कुछ और आएगी। अगर इस पर मैं एवरेज फंक्शन लगाऊंगा तो आउटपुट कुछ और आएगी। तो फंक्शन क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। किसी फंक्शन के अंदर जो आप इनपुट देते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सम फंक्शन है, इसके अंदर 1 2 3 जो है इनको आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आता है, जैसे नाउ फंक्शन है, इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल रहते हैं। तो फंक्शन हमने देख लिया। अब फॉर्मूला क्या चीज़ होती है? अ फॉर्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ सेल। फॉर्मूला क्या चीज़ है? एक एक्सप्रेशन है जो किसी सेल की वैल्यू कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम A1 प्लस B1। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको फॉर्मूला कहेंगे। और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? सम फंक्शन। सो आई होप फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट एरर्स भी देखने को मिलते हैं जिस पे बहुत से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। अभी हम सिर्फ फॉर्मूलाज एंड फंक्शन ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि ऑटो सम में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है सम। तो आपको पता है सम फंक्शन के अंदर आप कुछ रेंज भी दे सकते हैं, जैसे A1 से A8 तक आपने कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनको आपने सम करना है या ऐड करना है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। या फिर आप इंडिविजुअल सेल का एड्रेस दे सकते हैं कॉमा लगा के, या फिर कॉमा के साथ सेपरेट करके आप कांस्टेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं सम में। या फिर सम के अंदर आप जो है एक डायगोनल रेंज भी दे सकते हैं। डायगोनल रेंज मतलब पूरे के पूरे टेबल का सम भी निकाल सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट से कुछ वैल्यूज़ का सम निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद Alt+= प्रेस करेंगे, तब भी आपको उन वैल्यूज़ का सम जो मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इक्वल टू सम, और फिर उसके बाद आप जो है ये रेंज दे सकते हैं यहाँ पे। तो रेंज जो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, एरो की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने रेंज यहाँ पे दे दी A1 से C1, यानी कि ये तीनों नंबर्स 13, 45, 67। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास इन तीनों नंबर्स का सम आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से ये बाकी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं आप सम फंक्शन में। या फिर अगर सम फंक्शन आपको डायरेक्टली परफॉर्म करना है तो ये सेल रेंज आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑटो सम में जाके और सम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन तीनों नंबर का सम आपके सामने आ जाएगा। ऑटो सम में इसके अलावा आपको एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन ये सब देखने को मिलते हैं, जहाँ से डायरेक्टली आप किसी भी रेंज का एवरेज निकाल सकते हैं, उसमें कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ये काउंट कर सकते हैं, उस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटो सम में देखने को मिलती हैं। और सेम सम फंक्शन की तरह आप एवरेज फंक्शन भी निकाल सकते हैं। आपको पता है एवरेज क्या चीज़ होती है। मिनिमम फंक्शन भी निकाल सकते हैं आप ऐसे ही, सेम ऐसे आर्ग्यूमेंट आपको देने हैं। मैक्सिमम फंक्शन भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आपको इक्वल टू मैक्स लिखना है और फिर उसके बाद सेल रेंज डिफाइन कर देनी है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके कांस्टेंट दे सकते हैं, सेल की वैल्यूज़ दे सकते हैं कॉमास के साथ सेपरेट करके सिंगल सिंगल, या फिर एक पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सेम इसी तरह से ऑटो सम पे जाके काउंट नंबर जो होता है वो आपको किसी रेंज में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो काउंट करके देता है। सेम यही चीज़ आप काउंट फंक्शन से भी कर सकते हैं। काउंट फंक्शन का यूज़ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक टेबल दे रखा है, इसमें मैं काउंट करना चाहता हूँ कि टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। तो मैं करूँगा इक्वल टू काउंट और फिर इसके बाद ये रेंज जो है सिलेक्ट कर दूँगा और एंटर करने के बाद मेरे पास टोटल काउंट आ जाता है 9। तो ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता है, ना ही ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। ये काउंट करेगा सिर्फ उन सेल्स को जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। तो टोटल आपके पास 9 काउंट आ गया। इसी तरीके से आपके पास एक काउंट ए फंक्शन भी होता है। काउंट ए का यूज़ किया जाता है नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए। नॉन ब्लैंक का मतलब उसमें टेक्स्ट वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, बट काउंट ए जो है ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं इस रेंज को अगर काउंट करता हूँ तो मेरे पास काउंट कितना आ गया 12, यानी कि ये 3 टेक्स्ट वैल्यूज़ भी यहाँ पे काउंट होगी। और अगर आप ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं नॉन ब्लैंक सेल्स के साथ कुछ ब्लैंक सेल्स भी सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसके बाद एंटर करूँगा तो मेरे पास काउंट कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये नीचे वाली जो 4 ब्लैंक सेल्स है ये सिर्फ इन्हीं को काउंट करेगा, नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करेगा। तो 3 फंक्शन हमने देखे। काउंट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करेगा, काउंट ए नॉन ब्लैंक सेल्स को यानी कि टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यूज़ को काउंट करेगा, और काउंट ब्लैंक जो है सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। अब इसके बाद कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन आता है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको ABS। तो एब्सोल्यूट फंक्शन आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू देते हैं या फिर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, या आपको रिटर्न में सेम नंबर देता है पॉजिटिव में। जैसे यहाँ पे मैं ABS फंक्शन लगाता हूँ एब्सोल्यूट और वैल्यू दे देता हूँ -7, तो मेरे पास आता है 7। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू
प्लस में 7 भी करता हूँ तब भी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। तो एब्सोल्यूट फंक्शन एक्चुअल में 0 से किसी नंबर तक का जो है डिस्टेंस काउंट करता है और पॉजिटिव में रिटर्न देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सीलिंग फंक्शन। तो सीलिंग फंक्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सीलिंग फंक्शन देखिए 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले आपको इसमें एक नंबर देना पड़ेगा और साथ में कॉमा लगा के सिग्निफिकेंस। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है, ये जो नंबर है इसको सिग्निफिकेंस के मल्टीपल में राउंड अप कर देता है। राउंड अप करने का मतलब 37.55 के बाद 6 का कौन सा मल्टीपल आएगा ये इस नंबर को उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो 37.55 के बाद 6 का कौन सा मल्टीपल आता है, 42। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, इक्वल टू सीलिंग, और फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा एक नंबर। तो नंबर दे देता हूँ मैं 37.55, कॉमा लगा के आपको यहाँ पे देना पड़ेगा सिग्निफिकेंस, यानी कि जिस नंबर के मल्टीपल में आप इस नंबर को राउंड अप करना चाहते हैं। तो 6 के मल्टीपल में मैं करना चाहता हूँ इसको राउंड अप, तो 6 दे दिया और एंटर किया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 42। एक और एग्जांपल भी है इसका, अगर आप 11.52 का 7 के सिग्निफिकेंस में सीलिंग निकालना चाहते हैं तो 11.52 के बाद 7 का कौन सा मल्टीपल आता है, 14। फिर इसके बाद इसी की तरह एक फ्लोर फंक्शन आता है जो कि सीलिंग का अपोजिट होता है। सीलिंग जो है सिग्निफिकेंस के मल्टीपल में इस नंबर को राउंड अप करता है और फ्लोर जो है सिग्निफिकेंस के मल्टीपल में इस नंबर को राउंड डाउन करेगा। राउंड डाउन करने का मतलब 37.55 से पहले सिग्निफिकेंस का कौन सा मल्टीपल आएगा। तो फ्लोर फंक्शन मैं लगा रहा हूँ और नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 37.55 और सिग्निफिकेंस रखता हूँ इस बार 7। तो फ्लोर हमें पता है कि फ्लोर जो है इस नंबर को राउंड डाउन करेगा 7 के मल्टीपल में, यानी कि 37.55 से पहले 7 का कौन सा मल्टीपल आएगा, 35। तो इस तरह से सीलिंग और फ्लोर जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अपोजिट वर्क करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे कॉम्बिन लिखा जाता है। तो कॉम्बिनेशन फंक्शन समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन चीज़ क्या होती है। मैथमेटिक्स में आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो ये वही कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है सिलेक्शन पर्पज़ के लिए। यानी कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और उन ऑब्जेक्ट में से आप कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लोग हैं और 10 लोगों में से आप जो है वो 7 लोगों की टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कितने यूनिक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं उस टीम के। तो देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन में आपके पास n की वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है 10, जिसमें से आपको 7 सेलेक्ट करने हैं और उसके कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये आपने देखना है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आपको पता है कि इस तरीके से निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरीके से आप निकालते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 20, 60 एंड 120। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल यानी कि 10 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 फैक्टोरियल यानी कि n माइनस r फैक्टोरियल। तो 10 माइनस 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, और इसके बाद मैं 7 फैक्टोरियल को वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास 7 फैक्टोरियल है। तो ये 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ऊपर मेरे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ऐसे ही लिख दिया, और फिर उसके बाद काटने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 120। तो इसका मतलब क्या है, 10 लोगों में से अगर आप 7 लोगों की टीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टोटल आपके पास 120 यूनिक टीम जो है वो बन जाएंगी। तो इसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है, दिए गए ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इक्वल टू कॉम्बिन, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं ये आपने देना है, फिर कॉमा लगा के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू सेलेक्ट आउट ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इक्वल टू कॉम्बिन। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे देने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितने हैं, 10, जिसमें से मुझे 7 सेलेक्ट करने हैं। तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन मेरे पास बन जाएंगे, 120, यानी कि 120 यूनिक टीम्स मेरे पास क्रिएट हो जाएंगी। चाहे एक ही पर्सन डिफरेंट हो उसमें, बट वो यूनिक टीम कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरह ही दूसरा फंक्शन आता है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का यूज़ हम कब करते हैं, अरेंजमेंट के लिए। अरेंजमेंट का मतलब 2 सीट मान लो आपके पास दे रखी हैं और उसमें आप 2 पर्सन को बिठाना चाहते हैं, ए और बी। तो इन दोनों को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहली सीट पे आप ए को बिठा सकते हैं और दूसरी सीट पे बी को, ये आ गया फर्स्ट वे, या फिर पहली सीट पे आप बी को बिठा सकते हैं और दूसरी सीट पे ए को। तो टोटल आपके पास 2 यूनिक वेव्स हो जाएंगे इस चीज़ को करने के लिए। तो इसको कहा जाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में आपके पास कुछ स्पेसिस दे रखे होते हैं
जहाँ पे आप चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं और आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं जिनको आप उन सीट पे अरेंज करना चाहते हैं। तो स्पेसेस रिप्रेजेंट किए जाएंगे n से और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किए जाएंगे r से। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्पेसेस हैं और 3 ऑब्जेक्ट उसमें आप अरेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 3 सीट्स हैं और 3 लोगों को आप उस पर बिठाना चाहते हैं, तो कितने तरीके हो जाएंगे ये हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। परमिटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n मतलब नंबर ऑफ स्पेसिस और r मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो n फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 6 हमारे पास यूनिक फेज आ जाएंगे 3 सीट्स पे 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए। तो अगर छोटी अरेंजमेंट करनी है तब तो आप इजीली इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास वैल्यू बड़ी दे रखी है तब आप परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं परम्यूटेशन यूज़ करता हूँ। टोटल मेरे पास सीट्स कितनी है यहाँ पे 6 मान लो, और 6 सीट पे मैं 5 पर्सन को अरेंज करना चाहता हूँ, तो कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे 720। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, चाहे परम्यूटेशन का केस हो या फिर कॉम्बिनेशन का केस हो, n की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू होगी r के। n की वैल्यू कभी भी r से लेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसके बाद फंक्शन आता है डिग्रीज। तो डिग्रीज क्या करता है, इट विल कन्वर्ट एन एंगल गिवन इन रेडियंस टू डिग्रीज। कोई एंगल आपको रेडियन में दे रखा है, उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने का काम करता है ये फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पाई एक रेडियन वैल्यू है और पाई में कितने रेडियन होते हैं 3.14। तो पाई रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई फंक्शन आप सिंपली डिग्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और पाई फंक्शन जो है कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, तो अगर आप किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब आप डिग्रीज़ का यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर आप डायरेक्टली या तो 3.14 भी एंटर कर सकते हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 180 वैल्यू आ जाएगी। ये एग्जैक्ट 180 नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3.14 के बाद और भी डिजिट्स आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3.14 की जगह पाई फंक्शन का यूज़ करता हूँ तब मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी 180 डिग्री। तो आप लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि पाई रेडियन जो हो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 3.14 रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर सेम इसी तरह से रेडियन क्या करता है, डिग्री में कोई वैल्यू दे रखी है उसको रेडियन में कन्वर्ट करता है। तो हम अगर यहाँ पे इक्वल टू रेडियन करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे से डिग्री में वैल्यू मांगेगा, तो मैं 180 डिग्री दे देता हूँ और एंटर जैसे करूँगा तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से रेडियन क्या करता है, कोई एंगल दे रखा होगा डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या करता है, इट राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। इट राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, अगर इवन फंक्शन में आप कोई ऑड वैल्यू देंगे और वो ऑड वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब ये उसको राउंड अप कर देगा इवन वैल्यू में, यानी कि 25 है तो 25 के नेक्स्ट क्या आता है इवन नंबर 26। और अगर कोई नेगेटिव नंबर दे रखा होगा तो इसको ये राउंड डाउन करता है। अब राउंड डाउन करने का मतलब -25 को ये -26 में कन्वर्ट कर देगा। और ये राउंड डाउन कैसे हुआ, नंबर लाइन पे देखते हैं। ये आगे नंबर लाइन, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे मान लो आता है -25। तो -25 के लेफ्ट वाली साइड जो है -26 आएगा। तो -26 हमें पता है -25 से छोटा होता है, तो इसलिए इसको राउंड डाउन कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, इवन फंक्शन में कोई भी ऑड वैल्यू अगर हम देते हैं तो उससे जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो हमें रिटर्न में मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन जो है किसी नंबर को राउंड ऑफ करने के काम आता है और कितनी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ये डिफाइन करता है ये वाला नंबर। राउंड फंक्शन में सबसे पहले आप जो है वो नंबर देते हैं जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, और साथ में आप वो नंबर देते हैं जितनी डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 डिजिट यानी कि 25 तक इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप 2 लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इक्वल टू राउंड करता हूँ मैं यहाँ पे और नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 23.256। अब इस नंबर को मैं 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यू दे दूंगा और फिर जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास क्या आएगा 23.26। तो डेसिमल के बाद मेरे पास कितनी डिजिट रह गई हैं 2, जो कि ये वाला नंबर डिसाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3rd डिजिट जो है हमने हटानी है और ये डिजिट हटाने के बाद प्रीवियस डिजिट जो है वो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी, ये डिपेंड करता है इस वैल्यू पे। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तब प्रीवियस डिजिट जो होगी वो एक इंक्रीज़ हो जाती है, अगर 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 दे देते हैं अगर, तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं इनको रिमूव कर देगा। और डेसिमल के बाद अगर 5 से कम होगा तो ये डिजिट जो है सेम ही रहेगी, अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो ये वाली डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 53.456 है और इसको आप 0 के रेफरेंस पे राउंड ऑफ करते हैं तो आपके पास आएगा 53, क्योंकि यहाँ पे 4 है, और अगर 53.556 है तो ये 54 बन जाएगा
क्योंकि यहाँ पे 5 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर आप राउंड ऑफ की डिजिट्स जो है उसको नेगेटिव लेते हैं तब क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप राउंड ऑफ की डिजिट जो है -1 लेते हैं तो ये क्या करेगा, डेसिमल के लेफ्ट की साइड को एक डिजिट जो है राउंड ऑफ करेगा। तो लेफ्ट को राउंड ऑफ करने का मतलब ये 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेगा। 10 का मल्टीपल मतलब 10, 20, 30, 40, 50 इन सब नंबर्स में राउंड ऑफ किया जाएगा। तो 53.556 को अगर मैं -1 के बिहाफ पे राउंड ऑफ करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 50। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है, जो राउंड ऑफ करने वाली डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है तब हम नेक्स्ट मल्टीपल की तरफ चल जाएंगे। नेक्स्ट मल्टीपल मतलब अगर यहाँ पे 55 होता तो तब हम 60 की तरफ चले जाते, अगर 54 होता तब हम 50 की तरफ चले जाते। तो अगर -1 आता है यहाँ पे तब हम 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे, अगर -2 आता है तब हम 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 है तो 50 के बाद नेक्स्ट 100 का मल्टीपल कौन सा आता है 100। वैसे ही अगर यहाँ पे 150 होता तो 150 को हम राउंड ऑफ करके लिख देते 200, अगर हम इसको -2 के बिहाफ में राउंड ऑफ करते। वैसे ही अगर यहाँ पे 49.99 है तो इसको राउंड डाउन किया जाएगा, क्योंकि ये 50 से कम है तो 100 से पहले 100 का कोई मल्टीपल तो नहीं आता है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम राउंड ऑफ की डिजिट जो है -3 करते हैं तो 1000 के मल्टीपल में राउंड ऑफ किया जाएगा, अगर -4 करते हैं तो 10,000 के मल्टीपल में राउंड ऑफ किया जाएगा, और क्राइटेरिया सेम ऐसा ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 151 को -2 के बिहाफ में राउंड ऑफ करूँ तो कितना रिजल्ट आएगा 200। अगर मैं इसको 149 कर देता हूँ तो तब मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा 100। और अगर इसको मैं -1 के बिहाफ में राउंड ऑफ करता हूँ तब कितना आएगा 150, क्योंकि 149 के बाद नेक्स्ट 10 का मल्टीपल कौन सा आता है 150। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर के रेफरेंस में भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 और राउंड फंक्शंस होते हैं, एक होता है राउंड अप फंक्शन और एक होता है राउंड डाउन फंक्शन। तो अगर हम किसी नंबर को फोर्सफुली राउंड अप करना चाहते हैं तो राउंड अप यूज़ करेंगे, अगर राउंड डाउन करना चाहते हैं फोर्सफुली तो राउंड डाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 94.45 दे रखा है और इसको 0 के बिहाफ पे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 94 आना चाहिए, बट क्योंकि हम राउंड अप यूज़ कर रहे हैं तो ये फोर्सफुली इस नंबर को राउंड अप करेगा। वैसे ही अगर हम 94.85 को 0 के बिहाफ पे राउंड ऑफ करते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 95 आना चाहिए, बट क्योंकि राउंड डाउन फंक्शन है तो ये फोर्सफुली इस नंबर को राउंड डाउन करेगा 94 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, जिसको शॉर्ट में EXP लिखा जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी आप वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 आपने दे दिया तो ये क्या करेगा ई की वैल्यू को 3 तक रेज कर देगा, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 2.718। तो ये ई जो है आपको पता है नेचुरल लॉग का बेस होता है। नेचुरल लॉग किस तरीके से निकालते हैं वो भी आगे देखेंगे हम। तो ई की पावर अगर आप 3 रेज करते हैं तो मतलब 2.718 की पावर 3 रेज कर दी, जो कि आपके पास आएगा 20.08। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है फैक्ट। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। तो ये फंक्शन किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट 5 करते हैं आप तो ये 5 का फैक्टोरियल निकाल के देगा। और 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 1 इस तरीके से, तो 120 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ गए होंगे आप। फिर वैसे फैक्ट डबल आता है। फैक्ट डबल किस लिए यूज़ किया जाता है डबल फैक्टोरियल काउंट करने के लिए। तो फैक्ट डबल क्या करता है, जैसे आप फैक्टोरियल में एक एक नंबर कम करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वैसे ही फैक्ट डबल में आप 2 नंबर्स कम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 का फैक्ट डबल निकालना है तो आप क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपके पास 48 आ जाएगा। अगर आप 5 का फैक्ट डबल निकालते हैं तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा 15। तो ईजी है दोनों ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है GCD। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये HCF ही है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF जैसा कोई फंक्शन नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यहाँ पे आपको GCD देखने को मिलेगा। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो कि HCF के ही इक्विवेलेंट है। तो अगर हम 15, 20 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालते हैं तो आपके पास कितना आएगा 5 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं GCD और यहाँ पे वैल्यूज़ दे देते हैं 15, 20 एंड 30। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 5। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो कि इन तीनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है इंटीजर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में INT लिखा जाता है। तो ये क्या करता है, इट राउंड्स द नंबर डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये हमेशा किसी भी नंबर को राउंड डाउन करेगा टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो आप इसमें एक डेसिमल वैल्यू देंगे, जैसे 5.76 दे रखा है तो आपको ये रिटर्न में क्या देगा 5। और वैसे ही अगर आप 11.44 देते हैं तो आपको ये रिटर्न में इंटीजर वैल्यू देगा 11। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालता है,
एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेगा, यानी कि ये जो नंबर यहाँ पे दे रखे हैं तो इनका सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। तो अगर आप 20, 15, 30 और 60 का सबसे छोटा मल्टीपल निकालेंगे तो आपके पास 60 ही आएगा। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के देखते हैं 15, 20, 30 और 60 का, तो कितना आता है 60। तो इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। ईजी है बिल्कुल ये। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो फॉर्मूलाज बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।